आप लोगों ने कितना भी अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो और कितना भी आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे से अपने आप को बात करने से बचा कर रखा हो, फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो वर्तमान में पूरे विश्व में जो भी घट रही हैं घटनाएं, उनके बारे में आप कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब्ड होंगे। मैंने आपसे छिपा कर रखी कि मैं दरअसल एक पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट हूँ। देश के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी हैं, उनसे मैंने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट साउंड और जो अनमोल गाइडेंस होता है उनका, वो मैंने प्राप्त कर रखी है। वैसे सब्सक्राइबर का काउंट देख के तो लगता है कि मैं खुद ही के साथ बात करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद मैं एक डिस्कशन का वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं बात करता हुआ मिलता हूँ। और ऐसा है कि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई, मैंने आपसे छिपा कर रखी, कि मैं दरअसल एक पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट हूँ और मैंने देश के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी हैं, उनसे मैंने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट साउंड और जो अनमोल गाइडेंस होता है उनका, वो मैंने प्राप्त कर रखी है। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया है ही मेरे दिमाग में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। मैं भी ट्रैक करता रहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर कोई इन सब चीज़ों में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तो सोचा है कि क्यों ना मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता ही दूँ वर्तमान में इस दुनिया के बारे में। बार बार देखो, हजार बार देखो, हजार वीडियोस है तुम्हारे दिलरुबा, तुम्हारी जिंदगी में भी जीता हूँ, दिलों की आवाज बनने की कोशिश जारी है, साथ दो हमारे दिलरुबा। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों कि मैं ये वीडियो बहुत पहले ही बनाना चाहता था और मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वक्त नहीं हो पाया। खैर, अब जब मैं आया हूँ तो मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में है उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने चाहे कितना भी अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो और कितना भी आपने इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे से अपने आप को बात करने से बचा कर रखा हो सार्वजनिक जीवन में, फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो वर्तमान में पूरे विश्व में जो भी घट रही हैं घटनाएं, उनके बारे में आप कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब्ड होंगे, प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो ज़रूर आ रहा होगा, ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि अंत में इन सब चीज़ों का अंत कहाँ होगा, है ना? इन सब चीज़ों का अंत हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली दुनिया में शांति आएगी तो शांति के पहले का वातावरण कैसा होगा और शांति के बाद का वातावरण कैसा होगा? ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सारी जो युद्ध की परिस्थितियां हैं अगर ख़त्म होंगी तो कब ख़त्म होंगी? तो दोस्तों, आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है वो एक्चुअली में इन सब सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में ज़्यादा पर्टेन नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये मेरा एक नागरिक होने के नाते एक दायित्व बनता है कि मैं भी इनमें कुछ अपना योगदान दूँ, अपने विचार व्यक्त करूँ और आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं थोड़ा सा। तो बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि आपके दिमाग में दो प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और दूसरा वाला जो प्रश्न है आपका कि ये तीसरा विश्व युद्ध ख़त्म कब होगा और जीतेगा कौन। ओके, तो आपको समझना होगा सबसे बड़ी बात ये कि तीसरा विश्व युद्ध
शुरू अगर होना होता तो कोई उसको बताकर शुरू नहीं करता। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब वो बताकर शुरू नहीं किए गए थे। आपको अगर थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान हो तो आपको भी यही पता होगा। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है तो वो किसी ने बताकर शुरू नहीं किया है, ओके। और अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ है तो आप ये भी जान लीजिए कि वो आने वाले घड़ी में कभी भी शुरू हो सकता है। वो आपको बताकर नहीं शुरू किया जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ बिगन, अब हम सब लड़ने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, ओके। तो सबसे बड़ी बात, शुरू हुआ है या नहीं इसके बारे में ही काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि कोविड के टाइम से ही कोविड का जो दूसरा चरण था उसके टाइम से ही हमारे पूरे दुनिया में युद्ध जैसी परिस्थितियाँ तैयार कर दी गई थी, ओके। और सोशल मीडिया को यूज़ करके इंसानों को, तमाम जो देश के जो अलग अलग देश हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों को मोबिलाइज़ किया गया कि उनका एक नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी होता है उनके बारे में, उस फॉरेन पॉलिसी के बारे में उनका एक ओपिनियन डेवलप हो, ओके। तो तभी से एक प्रोसेस डेवलप किया गया है ना। तो अगर आप मुझसे पूछे कि शुरुआत हुआ है या नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि कोविड के टाइम से ही शुरू हो गया है। और कोविड के टाइम से ही तीसरा जो विश्व युद्ध है वो शुरू हो गया है। और हम तीसरा विश्व युद्ध के जो समय है उस समय में हम जी रहे हैं, ओके। वी आर लिविंग एट द टाइम ऑफ वॉर, वी आर लिविंग एट द पीरियड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ओके। अब हुआ यह है कि आप लोग बोलेंगे कि ये तीसरा विश्व युद्ध क्या है ना। ये तीसरा विश्व युद्ध कौन जीतेगा, कब जीतेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं पहले बता देना चाहता था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि दिमाग में आया है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ, आपसे पूछूं कि इस देश में विश्व युद्ध को लेकर चिंतित कौन है, तो आपको एक वर्ग मिल जाएगा जो चिंतित है। बाकी जो ज़्यादातर अधिकांश लोग हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में चिंतित इतने ज़्यादा नहीं है। वो सबसे बड़ी चिंता उनके दिमाग में ये है कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी ये जो तेल की समस्या वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे जिनका भी जीवन निर्भर करता है, जिनका भी बिजनेस निर्भर करता है, आमदनी जिनकी भी इनसे होती है, जिसके लिए रोज़ाना गैस की सिलेंडर वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरी होती है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा भी टेंशन कर रहे होंगे कि कब उनके स्थिति में सुधार आएगी। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चिंतित हैं वो चिंतित हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी में अपने आप को बांध चुके हैं। मैं उनको आगाह करना चाहूँगा कि आप प्लीज़, अगर आप सच में एक देशभक्त हैं तो अपने आप को पहले अपने दिमाग में क्रिएट किए हुए एक फ़िलोसॉफ़ी पर जो आप चल रहे हैं उससे आप अपने आप को बाहर कीजिए, ओके। मैंने देखा है, मैंने एक चीज़ देखी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मौजूदा हालात में। वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में तमाम सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स आ रहे हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान चुका हूँ, लेकिन उनका जो तरीका है, उनका जो मेथड है एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके, वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेथड अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इटसेल्फ हैज़ बिकम अ डोमेन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वहाँ पे साइंस लेवल की साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है अभी। और ऐसा है कि अगर आप ऐसे वीडियोस देख के सोच रहे हैं कि अंत में अमेरिका की जीत होगी, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होगी, इंडिया विश्वगुरु बनेगा, इंडिया
टॉप पे होगा, चाइना के 3 खंड हो जाएंगे, रशिया के 3 खंड हो जाएंगे, रशिया की सारी संपत्ति पूरे दुनिया में बिखर जाएगी, ये जो तमाम आप चीज़ें सोच रहे हैं, ईरान हार जाएगा, है ना, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अभी मैं जो आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ वो इन सब चीज़ों से परे है, ओके। और मैं क्यों आपको ये एनालिसिस दूंगा, है ना, क्यों मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कौन जीतेगा, ये आपको समझ में आएगा, ओके। और मैं ये कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कोई इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी या कोई क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेसिस करके मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं कोई भी अलग फिलोसॉफिकल मीन्स को यूज़ करके मैं कोई डेटा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपने 4 दिन पहले की एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को आपने नोट किया या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना में आए थे, तब हुआ ये कि चाइना और अमेरिका के जो दोनों के जो राष्ट्रपति हैं वो एक साथ बैठकर चाइना में ही डायलॉग कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात, डायलॉग के शुरुआत में ही क्या हुआ, जो चाइना के राष्ट्रपति थे, चाइना के राष्ट्रपति ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि अमेरिका और चाइना के रिश्ते में अब सबसे बड़ा अहम जो एक पड़ाव आ चुका है वो ये है कि क्या अमेरिका थुसीडाइडस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस अडॉप्ट करेगा। दूसरा, क्या जो थुसीडाइडस ट्रैप जिसमें पूरा वर्ल्ड अभी घुसने वाला है, क्या वो पीसफुल होगा, क्या वो नॉन वायलेंट होगा, है ना। इस पे चाइना और अमेरिका का रिलेशन, है ना, वो डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, 5 दिन पहले थुसीडाइडस ट्रैप के बारे में चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के आंखों के सामने आंख में आंख मिलाकर ये बात कह रहे हैं, थुसीडाइडस ट्रैप। ये बात आपके दिमाग में 5 दिन पहले गई है। मैं इसमें पिछले 3-4 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ कि थुसीडाइडस ट्रैप क्या चीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़े एक स्कॉलर थे, उनका नाम है प्रोफेसर ग्राहम एलिसन, ओके। तो ग्राहम एलिसन ने पहली बार थुसीडाइडस ट्रैप का जिक्र किया था। थुसीडाइडस ट्रैप क्या है दोस्तों? थुसीडाइडस ट्रैप एक ऐसा टाइम है दोस्तों जब पूरे दुनिया में ऑलरेडी एक बड़ा सुपर पावर होता है, लेकिन उसको चुनौती देने वाला और एक सुपर पावर आ चुका होता है। और होता यह है कि जो नया इमर्जिंग सुपर पावर है, जो हाल ही में बना हुआ है सुपर पावर, जो पहले से रह रहे सुपर पावर को, जो पहले से सुपर पावर है उसको चैलेंज करता है। उसकी जो ताकत है पूरे दुनिया में, उसका जो रुतबा है पूरे दुनिया में, उसको चैलेंज करता है नया वाला। तो तब क्या होता है, तब युद्ध एकदम निश्चित होती है, ओके। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई एक नया इमर्जिंग सुपर पावर पीसफुली राइज कर रहा है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पुराना सुपर पावर है वो पीसफुली नीचे जा रहा है। ऐसा कभी देखा नहीं गया है। तो चाइना अमेरिका के सामने बैठकर आंख में आंख मिलाकर वो ये चुनौती दे रहा है कि अमेरिका कैसे थुसीडाइडस ट्रैप से लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो एक पुराना सुपर पावर है, चाइना इमर्जिंग सुपर पावर है। तो अमेरिका कैसे अपने पतन को मैनेज करेगा, ये चाइना अमेरिका को बता रहा है, ये चाइना अमेरिका को थ्रेट कर रहा है, ये चाइना अमेरिका को बोल रहा है कि सोचो, अपने हार के बारे में सोचो, ओके। तो दिस इज़ द पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ट्रंप गया है वहाँ पे, ट्रंप को सामने ऐसे बताया गया है शी जिनपिंग के द्वारा। तो आपको समझना होगा कि अभी जो वर्तमान पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनमें ये जो डेवलपमेंट है ये एक शंखनाद है वर्ल्ड वॉर 3 का, है ना। क्योंकि चाइना तो चाहेगा कि
वो अब इमर्जिंग सुपर पावर है, तो वो जब यूएस के जीडीपी को ओवरटेक करेगा तब भी सब कुछ पीसफुल रहे, कोई भी लड़ाई ना हो, कोई भी युद्ध ना हो अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त करेगा अपने इस पतन को? अमेरिका अभी से काफ़ी उठकर लगा पड़ा है कि कैसे वो युद्ध करके चाइना को कन्फ्रंट करके चाइना के रिसोर्सेज अपनाए, चाइना की जो आर्थिक उन्नति है उसको थोड़ा सा धीमा करे, है ना। लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये जो अमेरिका का टाइम है, अमेरिका पूरी तरह कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके, बहुत ज़्यादा वायलेंस करके, बहुत ज़्यादा युद्ध करके वो आगे जाने की कोशिश करेगा और चाइना को हराने की कोशिश करेगा। चाइना के 3 भाग करने की कोशिश करेगा, जैसे आप सब बोल रहे टिबेट अलग हो गया, सिंजियांग अलग हो गया, ये सब, है ना। और रशिया तो है ही अपना। अब हुआ ये कि अब आप समझ ही लो कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो एकदम एग्रेसिव स्टेप है वो शुरुआत होने वाला है कुछ ही दिनों में। अब आप मुझे पूछेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जीतेगा कौन? तो मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस देता हूँ, है ना। ये किसी भी फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ही बनाया है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में 3 लेवल के एनालिसिस होती है। किसी भी कंट्री का पूरे ग्लोबल एरिना में क्या व्यवहार होगा उसके बारे में 3 लेवल के एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल का जो एनालिसिस है वो है इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस, यानी जो उस देश का जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर होता है फॉरेन पॉलिसी के लिए। जैसे हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हुए, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हुए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए। ये सारे कौन हैं? ये अपने देश के फॉरेन पॉलिसी को स्टीयर करते हैं, ये अपने देश के फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि इनके बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस की जाती है। इनका क्या बिहेवियर रहता है ना। ये कैसे आउटलुक अपनाते हैं अपने कंट्री में, अपने देश की जनता के ऊपर कैसे आउटलुक रखते हैं, है ना। अपने काम करने का क्या तरीका वो रखते हैं, ये डिपेंड करता है। ये एक एनालिसिस, ये एक फर्स्ट लेवल एनालिसिस होता है ना। और भी काफ़ी सारे पहलुएं हैं, लेकिन वो सारी पहलुएं जो है ये फर्स्ट लेवल एनालिसिस में उनके ऊपर, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के ज़िंदगी के आसपास ही घिरा हुआ रहता है सारी पहलुएं। तो ये फर्स्ट लेवल एनालिसिस हुआ। सेकेंड लेवल एनालिसिस में क्या देखा जाता है दोस्तों? सेकेंड लेवल एनालिसिस में ये देखा जाता है कि उस कंट्री का अंदर का जो जो राजकीय जो ढांचा है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, जो राजनीतिक ढांचा है वो कैसा है ना। तो आप देखेंगे कि चीन में कम्युनिस्ट शासन है। चीन में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई पार्टी जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, गौर फरमाया है दोस्तों, कि चीन के अंदर काफ़ी सारी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लड़ते हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल इलेक्शंस जीतते हैं, जो रीजनल लेवल इलेक्शंस जीतते हैं, लोकल इलेक्शंस जीतते हैं। बट उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्निंग अथॉरिटी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, CCP जिसको कहते हैं। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वहाँ का जो है गवर्निंग अथॉरिटी है। मतलब कोई भी जो भी ये जो छोटे छोटे पार्टीज़ हैं, ये पार्टीज़ नेशनल लेजिस्लेचर में जाके बैठेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन नेशनल लेजिस्लेचर को ऊपर से गवर्न करेगा कम्युनिस्ट पार्टी। आप समझ रहे हो? तो कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बाकी सारे जो पार्टीज़ हैं उनके इलेक्शंस को देखती है ना, और उनके जो चुने हुए नेता हैं उनको गवर्न करती है। तो ये वहाँ का ढांचा हुआ। मैं इस पे कभी और कोई वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ लिखिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप सच में इसके बारे में, चाइना के डेमोक्रेसी के बारे में या चाइना के स्ट्रक्चर के बारे में आप
कुछ जानना चाहते हैं या नहीं। अब अमेरिका कैसा है, अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी है। अमेरिका में कभी भी आप देखेंगे कि कोई एक आदमी अमीर बनता है, एक हद तक बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद अगर उसका मन हुआ कि वो राजनीति में जाए तो वो अपने जो पैसे हैं वो पार्टीज़ को एंडोर्स करने में लगाता है, कैंपेन्स को एंडोर्स करने में लगाता है और इलेक्शन जीतकर पॉलिटिकल ऑफिस में आता है। ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट के आसपास जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अस्थायी रहती है और प्रेसिडेंट हमेशा जो है अपने पसंद के लोगों को बिठाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं ब्यूरोक्रेसी के वो अभी वहाँ पर हैं। तो ये तो उनका स्टेट है ना, उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं और उनके भी अपने अपने जैसी मतलब फ्री एजुकेशन वगैरह, फ्री हेल्थ, वो सारी चीज़ें हैं। रशिया में आप देख रहे हैं कि नाम के वास्ते एक डेमोक्रेसी का ढांचा देते हुए एक अभी एक लॉन्ग टाइम के एक प्रेसिडेंट रूल कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे ये सेकंड लेवल का एनालिसिस है कि ये जो देश हैं ये अंदर से कैसे हैं। ओके, थर्ड लेवल का जो एनालिसिस है वो ये है कि इस पे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली उतना ज़्यादा फोकस करने के योग्य नहीं है। क्यों, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। ये थर्ड लेवल का जो एनालिसिस है वो ये है कि इनमें से हर एक देश, जैसे हम भारत हो गए, चीन हो गया, ये यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, इनमें से हर एक देश इंटरनेशनल अरीना में, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंट्रीज़ के बीच में, ग्लोबली सारे देशों के बीच में खुद पूरे दुनिया के सामने कैसे बिहेव करता है ना, एक देश होने के नाते। जैसे अगर आप देखोगे कि भारत का, अगर आप देखोगे, भारत हमेशा से बाहर पीस अपनाता आया है ना। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो और भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि उसकी जो संप्रभुता है उसके रिसोर्सेज पे वो रहे। जैसे न्यूक्लियर डील्स वगैरह है ना, जो न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं वो सब हमारी अपनी थी। भारत का अपना खुद का स्पेस टेक्नोलॉजी था, सब कुछ अपना था और हमने यहीं पे इंडिपेंडेंस अडॉप्ट करी। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने इंडिपेंडेंस अडॉप्ट करी, हमने कभी उसको एज अ टूल ऑफ एग्रेशन यूज़ नहीं किया। हमने कभी अपने अपने से बड़े देश हो, अपने से ताकतवर देश हो या अपने से कम ताकतवर देश हो, हमने कभी भी उन पे कोई अत्याचार करने का, उन पे ज़बरदस्ती मिलिट्री इंटरवेंशन का कोई भी हमने ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें कि ऐसा एक इमेज आए हमारा, एक भारत का, कि हम दूसरे देशों पर जुल्म करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उन पे हम कब्ज़ा करना चाहते हैं बाय फोर्स। ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमने हमेशा चाहा कि दुनिया में जो छोटे छोटे देश हैं उनकी भी आवाज़ को सुनी जाए, है ना। हमने ये भी कोशिश करी। तो ये हमारा रवैया था। अमेरिका का क्या रवैया था? अमेरिका का जब उसका जो इंटरेस्ट हो वो था, है ना। जब उसको लगा कि इज़राइल के साथ खड़ा होना चाहिए तो वो इज़राइल के साथ खड़ा है ना। फिर उसने देखा कि कई देशों में, वियतनाम में इंटरवेंशन करना सही है तो वो वहाँ पे इंटरवेन किया उसने। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। इराक में वॉर हुआ, फिर अफ़गानिस्तान में वॉर हुआ। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे अमेरिका ने मिलिट्री इंटरवेंशन यूज़ की, फोर्स अडॉप्ट किया फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, है ना। और अमेरिका ने क्या किया, अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाया है कि वो अपने इंटरेस्ट को तो वो बचा ही लेगा, वो दुनिया में कहीं और भी वो डेमोक्रेसी अगर कहीं पे खतरा है और कहीं पे भी अगर अमेरिका को कोई खतरा है उस देश से तो वो उसको, उस देश को वहीं पे जाके ख़त्म कर देगा। ऐसा उसका एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, एग्रेसिव इमेज है। चाइना का क्या इमेज रहा है? चाइना का तो इमेज रहा ही है कि वो एक्सपांड करना चाहता है अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को, है ना। तो आपको देखना होगा, ये थर्ड लेवल है एनालिसिस है। अभी मुझे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी, जो सबसे मुझे एक चिंता का विषय लगा इस बार, कि मैं देख रहा हूँ कि नन ऑफ द, जो भी मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूँ, कहीं पे भी देख रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा, वो ये है कि आप लोग डायनामिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, है ना। आप लोग जो होता आया है उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ओके, आप क्या कर रहे हो
आप अभी किस चीज़ में उलझे हो देखो आप थर्ड लेवल एनालिसिस पे ही आप उलझे हो, है ना। आप देख रहे हो कि चाइना अब कैसे बिहेव करता है पूरी दुनिया में, उस हिसाब से आप देख रहे हो कि नहीं, चाइना का ये रवैया अब तक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि जस्ट बिकॉज अच्छाई हमेशा जीतते आ रही है, जस्ट बिकॉज बुराई हमेशा हारते हुए आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि इस बार भी अच्छाई जीतेगी और बुराई हारेगी। अब अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी है, वो अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है। कोई अगर बोलेगा कि चाइना अच्छा है तो उसके लिए चाइना अच्छा ही है, किसी को अगर लगेगा कि भाई अमेरिका अच्छा है तो अमेरिका अच्छा ही है ना। तो वो आपके ऊपर है, वो सब्जेक्टिव है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप पहले भी जीतते आ रहे हैं, पहले से जीतते आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप आने वाले कल में 100% जीतेंगे। ओके, तो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आने वाले टाइम पे चाइना जीतेगा, हारेगा, चाइना के 3 टुकड़े होंगे, है ना, तो इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। पहली बात तो आप समझ जाओ। और दूसरी बात, अमेरिका आगे जाके भी अच्छा रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इंडिया भी आगे जाकर अच्छा रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। सबके सब जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी थर्ड लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा कंट्री कैसा बिहेव कर रहा है इंटरनेशनली। प्रॉब्लम थर्ड लेवल एनालिसिस की नहीं है। प्रॉब्लम अभी ऐसा है कि इन देशों में, अब ईरान ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए और चाइना ले लीजिए, इन देशों में, हमारे भारत को भी ले लीजिए, इन देशों में, माफ़ी चाहूँगा, इन देशों में ऐसे ऐसे लोग हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होके बैठे हुए हैं जो कि अपने देश के अंदर के सारे सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसा है। अब मान लीजिए आप पुतिन को ले लीजिए, रशिया के हैं वो। पिछले 20-22 साल से, मुझे तो 20-22 साल ही लग रहा है ना, 20-22 साल से वो रशिया के बहुत बड़े नेता बन के रह रहे हैं। डिक्टेटर बोला जाता है उनको। वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं और रशिया की पूरी जो मशीनरी है उनको सलाम ठोकती है और उनके हर आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करती है ना। आपने देखा कि वहाँ पे नवेल्नी जो अपोजिशन का लीडर है उसको कैसे ट्रीट किया गया, है ना। तो आपको ये भी दिखाई देगा कि आप जो रशिया है वो पूरा का पूरा जो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा डेमोक्रेटिक इनर जो स्ट्रक्चर है, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सब पुतिन इज़ कंट्रोलिंग। तो सेकेंड लेवल एनालिसिस का कोई बात ही नहीं है ना, कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड लेवल एनालिसिस। थर्ड लेवल एनालिसिस करने का मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब पुतिन अगर अपने इंटरनल पूरे स्ट्रक्चर को, रशिया के पूरे इंटरनल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो यार जाहिर सी बात है फॉरेन पॉलिसी को भी वो अकेला ही संभालेगा। फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे जाएगी रशिया की, वो उसका दिमाग ही जानता है सिर्फ, है ना। तो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल एनालिसिस का रशिया के मामले में तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रखता, है ना। रशिया के मामले में ओनली एंड ओनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हाउ इज़ पुतिन्स ब्रेन वर्किंग, है ना। सिमिलरली आप अमेरिका देख लीजिए। अमेरिका में ट्रंप ऑलमोस्ट हर जगह पे, है ना। अभी रिपब्लिकन पार्टी आ चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही डोमिनेंट है, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। आप रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दीजिए, अमेरिका में इस वक्त पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी रिपब्लिकन पार्टी के डिक्टेट्स से चल रही है। ट्रंप जो हैं बहुत ही कुशल तरीके से पूरे अमेरिका में अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी हटा दी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह से, और उन्होंने इन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया। तो जाहिर सी बात है सेकंड लेवल का एनालिसिस करने की कोई वहाँ पे बात नहीं होती, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा हेड ऑफ स्टेट के हाथ में है। हेड ऑफ स्टेट के हाथ में, जाहिर सी बात है अगर सेकंड लेवल हुआ, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर अगर उसके हाथ में हुआ तो जाहिर सी बात है उसका जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो दायित्व होगा, जो वर्चस्व होगा, जाहिर सी बात है वो भी अनक्वेश्चनड होगा,
है ना। तो इस वक्त अमेरिका का जो पॉलिसी है वो भी कोई थर्ड लेवल एनालिसिस पर वो डिपेंडेंट नहीं है, सेकंड लेवल पर कोई एनालिसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। ओनली एंड ओनली ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ओनली एंड ओनली दैट विल डिसाइड व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू डू। ओके, सो रशिया इज गोइंग टू डू व्हाट पुतिन्स माइंड वुड से, America would do the same thing what Trump's mind would say. Similarly, China would do the same thing what Xi Jinping would say. That is unquestionable. Same thing we would see in Iran. The IRGC and the supreme leader, they are a very strong institution there. So ईरान क्या करेगा वो बताएंगे, है ना। इंडिया क्या करेगी, अब हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के ऊपर, देश के जो लोगों के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक एप्रोबेशन कमांड कर रखा है ना। एवरीवन इज़ कम्प्लीटली मूव्ड बाय हिम, कम्प्लीटली प्रभावित बाय हिम। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे मोदी जी के हाथ में भी ये देश का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, देश का जो पूरा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, लैंडस्केप है, सब उनके हाथ में है। और देश का जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो भी पूरा का पूरा उनके हाथ में है ना। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसी से इंडिया का आगे का पोजीशन डिसाइड होगा। तो अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में देश के सारे, दुनिया के सारे बड़े बड़े जो भी देश हैं, जो विश्व युद्ध में जिनका एक बहुत बड़ा रोल होगा, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, आप देखेंगे कि ये सारे तमाम बड़े जो देश हैं, ये सारे सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक ही व्यक्ति इन सारे बड़े बड़े देशों को चला रहा है ना। और बाकी के जो आम नागरिक है उनका ज़्यादा इसमें कोई भी जो उनको बोला जाएगा करने के लिए वही वो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड लेवल और सेकंड लेवल की एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि चीन जो है वो बहुत कड़ा रवैया अपना रहा है, अमेरिका जो है वो बहुत कड़ा रवैया अपना रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, ईरान लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। ये देश नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि अब इन लोगों में से कौन जीतेगा। ओके, अब आप समझिए इस बात को। और हाँ, इनके बारे में आपको सटीक सही कुंडली कहीं नहीं मिलेगी, तो इनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। इनके बर्थ चार्ट को कहीं से भी निकाल के ढूंढ के रेफरेंस के हिसाब से आप मत करो ये सब, है ना। ये सब हमेशा गलत होता है। तो एक बात आप सुन लो, अभी इनका जो है, इनमें से सबसे ज़्यादा विल पावर अगर मैं बोलूँ तो मैं शी जिनपिंग को बोलूँगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन है। पुतिन के लाइफ के बारे में हम सब जानते हैं, वो एक स्पाई थे, काफ़ी संघर्ष की उन्होंने। उनके घर वाले काफ़ी गरीब थे, उन्होंने संघर्ष करी, फिर उन्होंने पढ़ाई करके वो स्पाई थे, फिर स्पाई बन गए, फिर उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके अपने आप को नीचे से काफ़ी ऊपर लाया और फिर अभी वो राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप की बात अगर मैं करूँ, ट्रंप के पिताजी बिजनेसमैन थे। ट्रंप ने अपने पर्सनल लाइफ में एम्पल अमाउंट ऑफ लग्जरी की, है ना। पुतिन अभी अपने लाइफ में, अपने जितने भी टाइम पे वो रहे हैं, उन्होंने अपने वाइफ को डिवोर्स दे दी, एम्पल अमाउंट ऑफ लग्जरी करते हैं। ट्रंप एम्पल अमाउंट ऑफ लग्जरी कर चुके हैं। अभी उनका टाइम अच्छा है तो वो शायद एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या है, ईरान के जो लीडर हैं वो अपने आप को काफ़ी रिलीजियस बता रहे हैं, है ना। तो अभी राम जाने कि कितने रिलीजियस एक्चुअली हैं। चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मेरा उनके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उरूज से ज़वाल देखा है, उरूज से गहरी खाई देखी है, फिर ये खुद चलकर वापस उठकर आए हैं। आप समझ रहे हो, इन्होंने अपने लाइफ में मतलब वो अप में ही थे जब पैदा हुए थे, फिर वो डाउन हो गए, फिर वो खुद हार्ड वर्क करके वापस ऊपर आए। तो अब समझिए ये कैसे हुआ। उनका जो जन्म हुआ वो काफ़ी एक एफ्लुएंट फैमिली में हुआ, जहाँ पे उनके फादर जो थे वो खुद ही कम्युनिस्ट पार्टी के एक वर्कर थे और काफ़ी मतलब उनका इन्फ्लुएंस था। हुआ ये कि उनके पिताजी की चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई
लड़ाई हो गई और कंस्पिरेसी करके उनके पिताजी को मार दिया गया और एक कंस्पायर्ड एक्सीडेंट करके उनके मम्मी को भी मार दिया गया। शी जिनपिंग के अपने भी काफ़ी सारे सिबलिंग्स थे। वो शी जिनपिंग बीजिंग के चकाचौंध भरे लाइफ से बाहर निकलकर यंग एज में वो चाइना के किसी गांव में चले गए अपने सारे सिबलिंग्स को लेकर। वहाँ पे उन्होंने खेती का काम शुरू किया। खेती का काम शुरू करके खेती में ही, वहाँ पे तो कोऑपरेटिव खेती होती है, तो वो खेती में कोऑपरेटिव्स ज्वाइन करके वहीं से कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करके वो ग्रास रूट से ऊपर बन के आए और अब वो वहाँ पे प्रेसिडेंट है ना। तो ये काफ़ी कम लोगों का लाइफ होता है ऐसा संघर्ष भरा। अभी उनका जो फैमिली है वो भी, ही इज़ वेरी स्टेबल माइंडेड इन फैमिली मैटर्स और यू नो he abstains from having a very ultra luxurious lifestyle. ओके, जितना मैंने देखा है उनसे ज़्यादा टेम्परेंस मैंने अभी वर्ल्ड के किसी भी लीडर में नहीं देखा है। सबसे ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचने वाले मैंने किसी भी लीडर को नहीं देखा है। अब हुआ ये कि बाकी जितने भी हैं इनको बहुत ज़्यादा, इनको विक्ट्री चाहिए। इनके दिमाग में, इनके साइकोलॉजी में दे आर ऑलवेज विक्ट्री हंग्री पीपल। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने आप को इंडल्जेंस में इतना तोड़ के रख दिया है कि इनके अंदर वो मोरल जो एक पावर होता है वो मोरल पावर नहीं है। वो मोरल पावर ही नहीं दिख रहा है कि ये आगे जाके किसी विक्ट्री को अपने पास बुलाएंगे, किसी विक्ट्री को एकम्प्लिश करेंगे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन शी जिनपिंग को मैं देख रहा हूँ, ही इज़ एब्सोल्युटली अनमूव्ड वेदर उसके पास विक्ट्री आ रहा है या डिफीट आ रहा है। इतना स्टेबल माइंडेड पर्सन है। लेकिन आप उन्हीं के ऑपोजिट में जो भी सारे लीडर्स हैं आप देखोगे, ऑल ऑफ देम, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ देम, दे हैव लॉस्ट दैट मोरल फैब्रिक टू स्टीयर देयर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, है ना। जो हॉट माइंडेडनेस यूज़ करके विम्स एंड फैंसीज में आके कंट्रीज इंटरवीन की जा रही हैं, फाइट की जा रही हैं। लुक एट द बिहेवियर ऑफ चाइना। ओके, शी जिनपिंग का दिमाग ठंडा, चाइना का दिमाग ठंडा। ओके, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ सिटिंग पीसफुली, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को लेकर कोई गलत बात करके देखे। आप समझ रहे हो? तो ये होता है एक इमर्जिंग लीडर का चेहरा, ये होता है एक इमर्जिंग सुपर पावर का चेहरा। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तमाम जो देश हैं, अमेरिका हो, इज़राइल हो, इंडिया हो, हमारे देश में जो ये प्रोपोगंडास चल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, चाइना के 3 टुकड़े होंगे, रशिया के रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ऐसा 100% गारंटी तो आपको कोई नहीं दे सकता। ओके, तो अपने आप के अंदर के रेस्टलेसनेस से आप बाहर निकलिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने एक बार जीत पक्की कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बार भी आप ही जीतेंगे। ओके, ठीक है, आपको लोग सम्मान देंगे, आपने पहली बार जीत हासिल की तो आपको सम्मान मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला प्रयास नहीं कर रहा है। ओके, विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि सक्सेस इज़ नेवर फाइनल, फेलियर इज़ नेवर फैटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मेरे ख्याल से दोस्तों इस पे हमें अमल करना चाहिए। हमने अर्थनीति में हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली थी, लेकिन आज हमारे जो हालात हैं वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो जस्ट बिकॉज आप एक बार ऊपर आ गए दैट डज़ नॉट मीन कि आप नीचे नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि आपको लगातार परिश्रम करते रहना है। और क्या है, देखिए कोई भी हार जो है, हार देखिए, अगर आप हार गए ना तो इसको ईगो पे मत लो, ठीक है। अगर आप हार गए तो आप इसको ईगो पे बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर आप हार को ईगो पे लेते हो तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ओके, आप हारे क्यों? ओके, हार से आपको सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो सीख। ओके, जो पहली बार में जीत जाता है और पहली बार में जो हार के बाद में जीतता है, वो बाद में जीतने वाला आदमी ज़्यादा सीखा हुआ होता है। तो क्या होता है ना, ये एक्सपीरियंस गेन करने वाली बात होती है। जो बाद में हार के जीतता है वो कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर करके जीत रहा है।
तो वो कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ना क्या होता है ना, उसको बाद में अगर जीत मिल भी गई ना, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो काम करके, कर्म को करके, कर्म योगी बन के, वो कॉन्टिन्यूसली काम को करते 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 उसको जो प्राप्त हो रहा है वो उस जीत से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप? तो आप ऐसे बनो, है ना। आप जीतोगे, ऑडी खरीदोगे, मर्सिडीज़ खरीदोगे, है ना, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदोगे, ये सब दैट शुड नॉट बी योर गोल, है ना। आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई आप काम करते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है, यू शुड बी कॉल्ड द बेस्ट इन दैट, ऐसा होना चाहिए। तब जाके आप कहीं ना कहीं जीतोगे, है ना। तब जाके आप यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल बी रिकॉग्निशन, यू विल बी गिवन रिकॉग्निशन, एवरीथिंग, है ना। ये पैसा वैसा क्या है, आता जाता रहता है। पैसा वैसा हर किसी के पास हमेशा के लिए नहीं टिकता। जिसके पास आज 55,000 करोड़ है, कल शायद वो और कम, उसका कम हो जाए सब कुछ, 1,000-2,000 करोड़ में ही रह जाए वो, है ना। तो क्या होता है, आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर उसने उस 55,000 करोड़ को हार्डवर्क कर करके कमाया, वो छोड़ ही देते, वो भूल ही गया कि उसके पास कितना है, वो बस काम कर रहा है अच्छे से, जस्ट बिकॉज ही लाइक्स द वर्क, तो यार वो 55,000 करोड़ और बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो आप? तो यही बात है ना। तो जब हमारे देश के सारे लोग ऐसे बनेंगे, तब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि चीन हार रहा है, चीन के 3 टुकड़े हो रहे हैं या नहीं, अमेरिका हार रही है, अमेरिका के 3 टुकड़े हो रही है या नहीं, ईरान हार रहा है क्या, है ना, पुतिन का क्या होगा। आप बोलोगे भाड़ में जाए सब कुछ, है ना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया और इंडिया के लोग सही से जी पा रहे हैं क्या, है ना। हम सही से जी पा रहे हैं क्या, हमें शांति है या नहीं, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया, हम अपने आप से, हम तो अपने कर्म से संतुष्ट हैं, हम तो अपने मुनाफे से संतुष्ट हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो लोग खा रहे हैं। तब आपको क्या है ना, तब दुनिया में कोई भी जीते कोई भी हारे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ यही दिखाई देगा कि आपकी खुशी कहाँ पर है ना। और हाँ, आप बहुत पीसफुल हो जाओगे अगर आप ऐसे सोचोगे तो, है ना। आप ना लोगों के अंदर दुनिया में किसके घर में क्या है, किसके घर में कितना सोना है, वो आप देखना छोड़ दोगे। कौन से राज्य में कितना संपत्ति है जो आप पैसों से और करप्शन से और भ्रष्टाचार से खरीद लोगे, ये आप देखना छोड़ दोगे, है ना। आप आदिवासियों को जंगल से निकालना छोड़ दोगे, है ना। ये सब आप करना चालू कर दोगे तो क्या है, आप और आपको बहुत ज़्यादा गुडविल मिलेगी, बहुत ज़्यादा, है ना। तो यही था, बहुत इम्पोर्टेंट मैंने ये लेक्चरबाजी की है। अगर आपको टाइम मिला तो आप देख लो। बाकी मैंने जो कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही है। और अभी हुआ है ये कि रात के 11 बजे तो हो ही चुके हैं, 11 बजने को 10 मिनट बाकी है। मैं सोने चला, मैं आज टायर्ड हो गया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बारे में अभी हर कोई टेंशन में है।